यहाँ क्वेश्चन को पढ़ लो बेटा पहले। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एक तो हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन होती है ना, एक तो इंफॉर्मेशन होती है जो हमें सूचना दी हुई क्या क्या चीजें इसमें है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 298 केल्विन, ये जो 298 केल्विन है, इस इस ताप पर क्या हो रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलीयता के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान, यानी कि सिंपल उन्होंने कहा कि जो 298 केल्विन है हमारे पास टेम्परेचर, उस पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को घोला हुआ है। लेकिन वो कहता है कि जो हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट उस समय उसका मान क्या होता है, के एच इज इक्वल टू कितना दे रखा है, कि जो हेनरी कांस्टेंट होता है ये होता है 1.67 इंटू 10⁸ है ना। और पीए का मतलब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, कोई बता सकता है पीए, पीए क्या हुआ बेटा, कोई बता सकता है पीए क्या हुआ। पीए होता है बेटा पास्कल। पास्कल क्या होता है, जो दाब का मात्रक भी होता है पीए, है ना, पास्कल यहाँ पर इतना पास्कल है, ठीक है। दाब का मात्रक भी माना जाता है इसमें। हेनरी कांस्टेंट का मान हमने पीए निकाल दिया है ना, 1.67 इंटू 10⁸, ठीक, ये हो गया। फिर दूसरी कंडीशन दे रहा है, कह रहा है कि 500 ml, यहाँ पर हमारे पास 500 ml है, 500 ml, इसको हम क्या कर सकते हैं, 500 ml दिया हुआ है, और देखो 500 ml जल और 2.8 सॉरी 2.5 एटीएम दाब पर, दो कंडीशन दे रखी है। यहाँ पर क्या दे रखी, कंडीशन दे रखी कि 500 ml है और साथ साथ में क्या दे रखा है, 2.5 एटीएम दे रखा हमारे पास दाब पर, बंद किया गया किसको, देखो ये कह रहा है 500 ml सोडा वाटर, है ना, ये सोडा जल 2.5 एटीएम दाब पर बंद किया गया। और इसमें इस सोडा वाटर में क्या किया गया, 298 केल्विन ताप पर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की गणना करनी। तो देखो बेटा इसमें कुछ चीजें हमारे पास दी हुई है, और इस चीज को हम बाद में रखते हैं क्योंकि ये दिया हुआ है, ये कंडीशन दे रखी है कि इसको हमें सॉल्व करना है। पहले हमें दिए क्या क्या रखा और क्या क्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको निकालने के लिए हमें चाहिए होता है, पहले चाहिए हमें जो मात्रा, इसमें किसकी मात्रा पूछी हुई है, देखो यहाँ पर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी हुई है, CO2 कितना घुला हुआ है ना, CO2 की मात्रा पूछी हुई है। तो इस मात्रा को निकालने के लिए, क्योंकि विलयन किन चीजों से बना होता है बेटा, हमेशा दो चीजों से, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। इस ताप इस एमएल में और साथ साथ में यहाँ टेम्परे जो दाब में, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी हुई, कितनी मात्रा घुली हुई है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है H2, दो चीजें है ना, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है और एक H2 है, एक विलेय है एक विलायक है, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, विलियन बनता है। तो इस विलियन की बात कर रहा हूं कि 500 ml जो हमारे पास विलियन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की गणना करनी। तो इसकी मात्रा हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कुछ भी हो सकता है हमारे पास, जैसे हम क्या मान लेते हैं, W1 मान लेते हैं, है ना, और W2 इसकी मात्रा मान लेते हैं। लेकिन इन मात्रा को निकालने के लिए पहले हमें मोल प्रभाव चाहिए, क्योंकि यहाँ मोल प्रभाव तो है ही नहीं, किसका, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का। उससे क्या होगा, जब टोटल मोलों की संख्या आ जाएगी, टोटल मोलों की संख्या आ जाएगी, तो एक का तो उसने दे रखा हमें, एक का कितना दे रखा है, ये इसके आधार पर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तो क्या है इसमें H2O है, तो H2O में हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास विलेय, यदि विलेय को देखेंगे तो यहाँ पर N2 आएगा, इसको यदि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो ये हमारे पास N2 आ जाएगा, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी। और यहाँ पर यदि देखेंगे तो N2 प्लस N1 होगा, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करनी है ना। तो N1 हमें दिए रखा है, कितना दे रखा है, 500 ml में जो है, या 500 ग्राम में हमारे पास, इसको हम 18 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहले हम इसकी वैल्यू तो आ जाए टोटल, तब हमारे पास N2 बचेगा, तो आसानी से हम ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेनरी कांस्टेंट को देखेंगे। तो हेनरी कांस्टेंट ये जो फॉर्मूला है, क्या दिया था, हेनरी ने क्या कहा था बेटा, कोई बता सकता है, हेनरी ने क्या कहा था, कि जो उसका वाष्प दाब होगा वो हमेशा उसके मूल अंश के समानुपाती होगा, है ना।
जो हमारे पास विलेय पदार्थ होगा। तो जैसे मान लीजिए हम एक्स नहीं पी लेते हैं, है ना, PCO2 निकालते हैं। PCO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, XCO2। ऐसा कुछ हेनरी ने एक नियम दिया था, और जिसको हमने क्या किया, इस चिन्ह को हटाने के बाद हमने कहा था PCO2। अब देखो CO2 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर CO2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या लेंगे, KH, और यहाँ पर लेंगे XCO2। जो हम फॉर्मूला सिंपल क्या पढ़ रहे थे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X पढ़ रहे थे, है ना, X विलेय या X2 जो भी हमने लिया है ना, X विलेय। तो यहाँ पर विलेय हमें मिला हुआ है तो हम उसको रख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, KH इंटू, देखो KH और इंटू क्या क्या था बेटा, X और X विलेय लिखा था, ऐसा लिखा था हमने फॉर्मूला, लिखा था बेटा या नहीं लिखा था, ऐसा फॉर्मूला लिखा था या नहीं लिखा था? कोई हाँ ना कुछ नहीं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है बेटा? आ रही ना? तो आप लोग बोल नहीं रहे, समझ नहीं आ रही बात, ठीक है ना। देखो अब हमें क्या करना होगा, देखो इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी XCO2। कैसे, देखो हमें इस ये वैल्यू नहीं मालूम, तो हम निकाल लेंगे XCO2 इज इक्वल टू PCO2 अपॉन KH। हेनरी कांस्टेंट हमें दे रखा है, हेनरी कांस्टेंट का मान दे रखा है, और P का मान भी दे रखा है। P कितना दे रखा, P दे रखा हमारे पास ATM के फॉर्मेट में, है ना। तो इस फॉर्मेट से हम यदि निकालना चाहेंगे तो आ सकता है बेटा हमारे पास, PCO2 कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा PCO2, 2.5। हाँ देखो PCO2 हमारे पास दे रखा है, PCO2 की वैल्यू दे रखी है कितना, 2.5 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हमें पास्कल में चेंज करना होगा, तो क्या करना पड़ता है बेटा, देखो हमेशा कुछ चीजें हमें फॉर्मूले में याद आती है ना। यहाँ पर यदि हम इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, इसमें हम गुणा कर देंगे कितने का, इसमें गुणा कर देते हैं 10, ये ATM के फॉर्म में है ना, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो इसको पास्कल के फॉर्म में करेंगे तो ये क्या आएगा, 113, ठीक है ना, और 25 इसके मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है ना। और तब हमारे पास क्या हो सकता है, ये पास्कल के फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, गुणा करके टोटल इसका दोनों का गुणा करेंगे तो ये पास्कल के फॉर्मेट में आ गया। अभी हमें इसको और चेंज कर सकते हैं, कैसे, यदि हम इसको और चेंज करना चाहेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर कितना आता है बेटा, ये गुणा करने पर आ रहा है, इन दोनों को गुणा करने पर 2.5 या 0.5, उसके बाद आएगा 2.5 कितना हो गए, 2.533 और समथिंग और भी आ रहा कुछ, है ना। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 2 पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे, इसका जो मल्टीप्लिकेशन कर लेना, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2.533 इंटू 10⁵ लिख देता हूँ मैं, PA, ये बुक के हिसाब से मैंने सीधे लिख लिया, है ना। इतना हमारे पास क्या आ गया, पास्कल आ गया, ठीक है ना। इसको पास्कल के फॉर्मेट में इतने का गुणा करके तब जा करके हमारे पास ये पॉइंट इसलिए लिखा, दशमलव जितनी संख्या हम इधर लेते चले जाएंगे ना, वो पावर चलती रहेगी इसमें, ठीक है ना। तो इतना हमारे पास आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू आई, PCO2 की, क्लियर। अब PCO2 हमने निकाल दिया, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, हेनरी कांस्टेंट का मान हमें मालूम है, तो हम PCO2 की वैल्यू यहाँ रख लेंगे। देखो PCO2 की वैल्यू कितनी आई, 2.533 इंटू 10⁵ पास्कल हो गया, और अपॉन KH कर देंगे। यहाँ पर KH की वैल्यू कितनी है, वो दे रखे उन्होंने 1.6, कितना दे रखा बेटा, 1.6 1.67 इंटू 10⁸ 8, 8। ठीक है ना। और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आएगा XCO2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, इसको भाग देंगे
भाग देने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 1.517 इंटू 10⁻³ आएगी। ठीक है ना, इतनी वैल्यू आ गई किसकी, CO2। अब जब ये वैल्यू आ गई बेटा, CO2 की वैल्यू आ गई, अब हम इससे निकाल सकते हैं जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुली हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी घुली हुई है, हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकाल सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे निकालेंगे, देखो जो हमने सब एक बार बताया था आप लोगों को फॉर्मूला, कि जब हम XCO2 लिखें तो ये बराबर क्या होगा, N1 अपॉन N1 मान लो या N2 मान लो, क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, N2 ले सकते हैं। N2 माने दूसरा वाला मॉलिक्यूल है ये, क्या है बेटा, ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल। इसका मतलब दो मॉलिक्यूल होते हैं, किसी विलयन में दो चीजें होती हैं, एक पानी होता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यदि हम इनमें देखेंगे, तो यदि हमने इसको पहला माना हुआ है तो इसको तब फिर N1 लिखेंगे, यदि दूसरा माना हुआ है तो N2 लिख लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो चलो इसको, पानी को हम पहले नंबर पे ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरे नंबर पर, तो इसको हम N2 ले लेते हैं, है ना। तो हमें ये पता लग रहा है कि N2 मीन्स विलेय की मात्रा। मोल अंश हम कैसे निकालते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ऐसे तो लिखते हैं। तो विलेय यहाँ पर हमने क्या ले लिया, N2 ले लिया, N2 मान लिया इसको, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक माने N2 प्लस N1, ठीक है ना, ये तो आएगा, है ना। अब यहाँ पर यदि देखें, इसकी वैल्यू हमें पता है, N2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, कितना होगा, 500 ml में। तो 500 ml को हम ग्राम के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो 500 ml को हम किस रूप में लिख लेंगे, ग्राम के फॉर्मेट में। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो बेटा, जब हम क्या करते हैं, N1 निकालना चाहेंगे, यदि हम क्या करेंगे, N1 निकालना चाहेंगे, N1 का मतलब क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या बटे अणुभार, ये तो निकालते हैं। N बराबर कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, विलेय के ग्राम में मात्रा, है ना। तो इसको 500 ml को हम 500 ग्राम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और बटे अणुभार, अणुभार कितना होता है जल का, 18। बिल्कुल, ये सब याद है आप लोगों को, है ना। इसका मान हम पहले निकाल चुके हैं, कितना मान है बेटा इसका, कितना निकाला, 298 टू, 98 नहीं ये देखो यहाँ पर, ये 298 नहीं, ये 1.517 सर इंटू 10⁻⁻। हाँ 1.517 इंटू 10⁻⁻3, ये हमने XCO2 निकाला हुआ, ठीक है ना। और इज इक्वल टू देखो, यहाँ पर क्या आएगा, N2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन N1, N2 प्लस N1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 500 बटे 18 लिख सकते हैं बेटा। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, आता है 23 दशमलव समथिंग आ रहा है, ये होगा बेटा 23 पॉइंट, एक मिनट है, नहीं 27.78, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद 27.78 इस प्रकार से आ जाएगा। तो तब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रख लेंगे और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एक मिनट है मैं कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, है ना। इसको मिटा दो तो, है ना। ये वाला तो पता लग गया आप लोगों को, ठीक है ना, इनको मिटाते चला जाता हूँ। अब देखो बेटे इसमें क्या होगा, एक मिनट है, थोड़ा चेंज कर देता हूँ कलर ताकि आप लोगों को पता लगे। देखो ये हमारे पास वैल्यू आई कितनी, यहाँ पर जो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1.517 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्या आया, N2 अपॉन N2 प्लस N1 की वैल्यू कितनी लिखी हमने, ये आई 27 पॉइंट, कितना था बेटा, 27 पॉइंट कितना था, 78, है ना, 27.78, ये वैल्यू रखी। अब देखो बेटा इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे मॉलिक्यूल जो ये पूरा है हमारे पास, इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, इधर की तरफ ले जा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, है ना, और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम N2 इज इक्वल टू, यदि हम N2 देखें केवल, इसमें क्या देखेंगे बेटा, इसमें N2,
तो N2 बराबर है, यदि हम देखेंगे तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर N2 प्लस 27.78 ये लिखा हुआ है और इसके बाहर किसका गुणा है, इसका है, यानी कि 1.57 सॉरी 17 इंटू 10⁻³ इसका मल्टीप्लीकेशन। तो इसका गुणा इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तब हम जब ओपन करेंगे इसको तो किस प्रकार से आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी किस प्रकार से आने, दोनों तरफ n2 का गुणा होगा, इसके साथ भी होगा, है ना, इसके साथ इसका गुणा भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पर दो n2 के फॉर्मेट में आ जाएंगे, है ना। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि लिखना चाहेंगे तो कैसे आ जाएगा, थोड़ी जगह फिर कम हो रही, चलो कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू हमें, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, इतनी वैल्यू आएगी। अब हमने n2 के बराबर इतना लिख लिया, इनको दोनों की तरफ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बेटा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n2 इज इक्वल टू क्या होगा, जब हम इसका गुणा इसके साथ कर रहे होंगे, किसके साथ, n2 के साथ, ये तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इतना ही आएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्मेट में लिख लेता हूँ क्योंकि माइनस में है ना 3 पॉइंट। तो माइनस में ऐसा करते हैं, 0 3 दशमलव इधर की तरफ ले आते हैं, है ना। तो 1 0 1 दशमलव लगाएंगे, 1 2, है ना, और फिर उसके बाद 1 5 आ रहा है, हाँ 1 और 5 ऐसे लिख लेते हैं, है ना। और ये आ जाएगा n2, हमने सरल बनाने के लिए इसको यहाँ तक ले लिया, है ना। अब इसको हमने क्या कर दिया, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो जैसे 1.517 है इंटू 10⁻³ है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो दशमलव क्या लगाने, 3 अंक पहले लगा देते, तो 3 अंक पहले लगाने का मतलब एक अंक तो ये है, 2 जीरो लगा देते, 15 ऐसा लिख लिया हमने इसको, है ना। इसको ये 10 की पावर माइनस खत्म कर दी, उससे संख्या भी कम हो जाएगी। ये वैल्यू आ गया बेटा हमारे पास, इसके साथ n2 का गुणा कर दिया तो n2 आ गया। अब इसके इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, जो ये हमारे पास इतना आया ना, इसका मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, इसके साथ करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू आती है, ये आती है 0.0419 के बराबर। अब क्या होगा, इस n2 को देखो इधर की तरफ प्लस है, उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, ये यहाँ प्लस में है, जब हम इधर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर n2 पहले से है, माइनस ये 1 होगा, है ना। और 1 में से जब हम क्या करेंगे, 0.0015 n2 घटाएंगे, है ना, इस वैल्यू को घटा देंगे, तो तब हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी। तो हमारे यहाँ देख लो, n2 कॉमन ले लेना और 1 में से इसको घटा देना, ठीक, और ये आ रहा है 0.0419, ठीक है। फिर n2 इज इक्वल टू, यदि हम देखेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी घटाने के बाद, उसको हम क्या कर देंगे बेटा, इसकी जो वैल्यू आ रही है क्या है, n2 इन दोनों में से घटा करके, है ना, ये आ रही है 0 पॉइंट, है ना, 9985, ये वैल्यू आई बेटा इसकी, है ना। जब हम एक में से क्या करेंगे, कितने को घटाएंगे, 0015 को घटाएंगे, तो तब हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। और ये बराबर कितना है, 0.0419, है ना। अब इसका भाग हम इसमें दे देंगे तो तब हमारे पास n2 आ जाएगा। तो n2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें देना भाग, है ना, कितना आएगा 0.0419 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 0.9985। तो इसका भाग देने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा 0.0420, ये वैल्यू है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये होगा बेटा हमारे पास n2 का मान, जो 500 ml में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। 500 ml में क्या होगा, घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो इतनी मात्रा होगी। अब कैसे निकालेंगे, ये इतनी मात्रा नहीं, ये तो है किसकी मात्रा है, n2 के मान। यदि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मान निकालना होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का मान कैसे करेंगे, इसके साथ 44 का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 44 का। तो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब हम निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे 0.0420 इंटू, क्योंकि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा कितना होता है, अणुभार कितना होता है इसका, 56 56 नहीं होगा बेटा,
38। 38 कैसे हो जाएगा? 12 तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का होता है और 16 दूनी 32, 16 इसका होता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो 12 प्लस 32 कितना होता है बेटा? अच्छा 44 होता कि नहीं होता? दो सर 44 है। हाँ 44 है। तो 44 का गुणा हम इसके साथ कर लेंगे। जो N2 का मान आया उसके साथ 44 का गुणा करेंगे और जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी जो डिसॉल्व हो रखी है कितने 500 ml में। ये वैल्यू आ जाएगी 85। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है ये, ठीक है ना? इतना करा, लेकिन हमें समझने 2-3 बार समझने पर आ जाएगा।